प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल फिर जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है और इस मरतबा उसका जो मौजू है वो सिंध में आइनी बेंचेस का क़याम है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील पा चुका है, उसके 7 मेंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। आइनी बेंच के सबरा का तयन भी हो चुका है, तकर्रुर हो चुका है और आइनी बेंच के सबरा जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो उनकी जिम्मेदारियों का भी तयन हो गया है कि उन्होंने क्या करना है। एक कमेटी बनाई गई है जो आइनी बेंच में आने वाले केसेस का फैसला करेगी कि ये केस आइनी बेंच में लगना है या किसी और बेंच के पास जाना है या दूसरे जजेस के पास जाना है। इस कमेटी को भी जस्टिस अमीनुद्दीन ही उसकी सरबराही कर रहे हैं। अब कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस इजलास का जो एजेंडा है वो सिंध में आइनी बेंच का क़याम है। तो इसका मतलब है कि सिंध में भी आइनी बेंच या बेंचेस बनने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे अमीनुद्दीन साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनके बारे में अब समझा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पावरफुल शख्सियत बन गए हैं। एक तो वो आइनी बेंच के सबरा हैं और आइनी बेंच के सबरा होते हुए उनके पास बहुत सारे इख्तियारात आ गए हैं। दूसरा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी हैं और तीसरा वो आइनी केसेस का फैसला करने वाली कमेटी के भी हेड हैं और उनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। तो यूं 2 कमेटियों के वो अहम मेंबर और आइनी बेंच के सबरा और फिर आइनी बेंच आप जानते हैं कि उसमें अहम तरीन केसेस आने वाले हैं जिसमें 26वीं आइनी तरमीम का मामला भी उठ सकता है। तो इसीलिए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को समझा जा रहा है कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सबसे पावरफुल शख्सियत हैं और कुछ लोग उन्हें सुपर चीफ जस्टिस का नाम भी दे रहे हैं। मगर ये नाम देना या ये समझना कि वो सबसे ताकतवर शख्सियत बन गए हैं, ये कितना दुरुस्त है और कितना दुरुस्त नहीं है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मरात और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है और जो उनकी तनख्वाहें हैं और मरात हैं वो यानी मिलाकर हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह 20 लाख के करीब पहुंच गई है। इसकी ज़रूरत कितनी थी इस ज़माने में कि जब महंगाई बहुत बढ़ गई है, जाहिर है सबको असर हो रहा है। एक नुक्ता नज़र तो ये भी है देखने का कि 68,000 रुपये हाउस रेंट वैसे ही कम था, उसको बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया गया है। तो क्या इस पर कोई एतराज़ करना बनता है? ये बहरहाल मौजूद बहस है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं JUI से और कुछ देर में कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हमें ज्वाइन कर लेंगे। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये जो मामला है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बारे में ये समझा जाना कि वो उनके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, आप इससे इत्तफाक करेंगे क्योंकि आइनी बेंच के सबरा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अहम रुकन और आइनी केसेस का फैसला करने वाली कमेटी के भी सरबराह, तो आप समझते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस शख्स के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन है? खान साहब, अमीनुद्दीन साहब को इख्तियारात तो मिल गए हैं आम जज से थोड़ा कदरे ज़्यादा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीफ जस्टिस से ऊपर चले गए। चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात हैं, इंतजामी तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से उस कमेटी के पास हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो बनाई गई है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की, बहरहाल चूंकि एक जो ऐसे मकतबा फ़िक्र जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के कंसेप्ट के खिलाफ हैं, वो ये बात बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। तो बहरहाल उनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि इस तरह के इख्तियारात है कि वो चीफ जस्टिस या सुपर चीफ जस्टिस के हवाले से बात हो सके। शायद उसमें नुक्ता नज़र ये होगा फैसल चौधरी साहब के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें तो अमीनुद्दीन साहब हैं, लेकिन इधर जो आइनी बेंच है उसमें मुकम्मल इख्तियार ज़ाहिर है उन्हीं के पास है फैसला करने का। शायद इस वजह से कहा जा रहा है, आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जो 26वीं आइनी तरमीम लाई गई है उसका मकसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर तसल्लुत लाना है और उसका कोई मकसद कोई आप ये समझें कि जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं हुकूमत या हुकूमत के हमायती कि जी वो इस तरह से हो जाएगा और पेंडेंसी हो जाएगी और प्यारी जो एक मामलात होते हैं तो लॉलीपॉप्स हैं ये। इसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद में ये कामयाब हो गए हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक पॉलिटिकल मैलिस के बुनियाद के ऊपर ये सारी मामलात किए गए। कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक भरपूर रोल अदा किया इनकी जमात ने
और वो जो ड्रैकोनियन एक लॉ था उसको ये बहुत हद तक इन्होंने उसके जो है वो जहर निकाला। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस बैठे हो, एक जज हो, उसको चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, इंतज़ामी इख्तियारात क्या हैं, इख्तियारात जब आईनी बेंचेस जो आपने नहीं बनाने, केस आपने नहीं लगाने, तो पहले 17 जजेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते थे, अब आपने 7 किए हैं। और 7 जज किसने चूज़ किए हैं? पार्लियामेंट की बनाई हुई जुडिशल कमीशन ने, जिसमें जिसको क्राफ्ट ऐसे किया गया है, कार्व आउट ऐसे किया गया है कि जिसमें उनकी मेजॉरिटी है। अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद को वोट दिया है पिछली जुडिशल कमीशन में। मुझे बताइए, उनका हलफ आप आइन उठा के मंगवा लीजिए, क्या खुद को वोट देना किसी इखलाकी या कानूनी तौर पे मुनासिब बात है? यानी मेरा मुफाद हो और फिर वो डिसाइसिव वोट हो, यानी फैसला कौन वोट हो, नहीं डिसाइसिव हो या ना हो, बात यह है कि वो डिसाइसिव भी नहीं था, चलो माने 6-5 से हो 6-5 से जी, लेकिन वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल थे कि उन्होंने खुद को वोट देना मुनासिब समझा। मेरी नज़र में ये मिसकॉन्डक्ट है, मेरी नज़र में ये तरीक़ेकार बिल्कुल एक जज का नहीं है। और हलफ ये होता है कि ज़ाती मफादात को पीछे फेंक के अपने ऑफिशियल और जो मुल्क की मफाद है ठीक, और जो जज है, जज के पास ताकत होती है मोरालिटी की जी, उसके पास फौज नहीं होती, उसके पास कोई ताकत नहीं होती ठीक, और कोई हथियारबंद सिपाही नहीं होते उसके पीछे। उसकी अदालत को का एहतराम, इज्जत और वक़ार जो होता है, और ये आता है जब आप मोरल हाई ग्राउंड पे लेते हैं और मोरल अथॉरिटी। इस हुकूमत की मोरल अथॉरिटी नहीं है। इलेक्शन को मौलाना साहब ने ऑक्शन कहा है, महमूद खान अचकज़ई ने ऑक्शन कहा सही है। फार्म 47 की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत जो है वो इस तरह की लेजिस्लेशन लाएगी, तो एक तो लेजिस्लेशन का इनको खुद भी नहीं पता था जहाँ से आई है, उनको भी नहीं पता था कि इसमें मामलात क्या होंगे। तो एक मजाक है, इसके भयानक असरात जो हैं वो अभी स्टार्ट हो गए, आने वाले कुछ वक्तों में आप सारे देखेंगे पूरी आवाम भुगतेगी। सही है, सही है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इख्तियारात उनके पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जबकि हसन पाशा साहब समझते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं कामरान मुर्जा साहब की राय ले लेते हैं। कामरान साहब, जब आप ये तरमीम ला रहे थे और वो जो मुसव्विदा, नया मुसव्विदा था जिसमें आपका बहुत ज़्यादा किरदार है, आपके जहन में था कि ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें चीफ जस्टिस से ज़्यादा इख्तियारात हासिल हो जाएंगे आईनी बेंच के सबरा को, और ख़ास तौर पर जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी हों, आईनी केसेस का फैसला करने वाली कमेटी को भी सरबराही कर रहे हों, और उसके अलावा वो आईनी बेंच के सबरा भी हों और तमाम आईनी मामलात उनके पास आ जाएं। पहले तो ये बताइए, आप इत्तफाक करते हैं कि उनके पास इख्तियारात ज़्यादा हैं, और क्या आपके जहन में उस वक्त भी था कि ऐसा हो जाएगा? पहले इसको सवाल का जवाब इस तरह से दे देते हैं कि उस वक्त जो इम्प्रेशन जो है वो जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो इस वक्त इम्प्रेशन जो है ना यही क्रिएट किया गया था कि नहीं होंगे वही जो सीनियरिटी पे सीनियर जज हैं। अच्छा, एक हमें कोई पसंदगी और पसंदीदगी और नापसंदीदगी की कोई वो इशू नहीं था। दरमियान में वो किसी ने जो है ना वो इस तरह की बात चलाई कि जी मेरे सारे केसेस फ़लाँ जगह पे लगते हैं, तो इसलिए मैं फ़लाँ जगह पे जो है ना इस तरह से इंटरेस्टेड हूँ कि वो, तो हालांकि मैंने जब फिर चेक किया मेरा बहुत अरसे से कोई केस नहीं लगा, सुबह लगा है, मगर उससे पहले काफ़ी अरसे से, कई महीनों से या शायद साल से मेरा केस वहाँ उस बेंच में लगा ही नहीं था। तो इस तरह की अफवाहें चलानी शुरू कर दी। तो इम्प्रेशन उस वक्त यही था कि सीनियरिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, एक प्रिंसिपल स्टैंड था और प्रिंसिपल पे बात थी, मगर बाद पे उस पर खड़े नहीं हुए। अब इनफैक्ट जो है ना ये जो चीज़ भी होती है, आपके पास अगर कोई चाकू और छुरी हो तो उस पर नीयत जो है ना वो काउंट करेगी। उस चाकू छुरी से आप किसी को डैमेज भी कर सकते हैं, उस चाकू छुरी से आप अच्छा काम भी ले सकते हैं, सब्ज़ी बाकी चीज़ें काटने के लिए, फल काटने के लिए। तो यहाँ हमारे यहाँ रवाज है पाकिस्तान में शायद कि हम हर अच्छी चीज़ से भी, या जो ऐसी चीज़ जो दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकती है, हम उससे सिर्फ गलत काम लेते हैं, बुरा काम लेते हैं, ऐसा काम लेते हैं जिसके नतीजे में डिस्प्यूट पैदा होता है। अदालत जो है ना वो बहुत मोहतरम हुआ करती है, बावजूद उसके कि वो हाथ भी नहीं इस्तेमाल कर सकती अपनी ताकत के इज़हार के लिए मासवाए कलम के, मगर इसके बावजूद उसका एक एहतराम होता है और उसके तमाम जजों का इस तरह से एहतराम होता है।
अब हुकूमतों का मसला ये है कि उन्होंने उस एहतराम को, अपना तो एहतराम उनका शायद पता नहीं है कि नहीं है, तबाह किया ही किया है, और मगर वो अदालतों के और उन हज़ारों के एहतराम को भी तबाह बर्बाद कर दिया है जिनका बहुत एहतराम होता है। इवन हमारे ख़िलाफ़ रोज़ फैसले होते हैं, तब भी हम जो है ना उनको बड़ी एहतराम के साथ और थैंक यू कह के वो रोस्टम से हट जाते हैं। सही। कामरान साहब, अब मैं फिर आपकी जो बात से समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि इंप्रेशन उस वक्त ये दिया गया था कि सीनियर मोस्ट ही आईनी बेंच के सबरा होंगे, यानी आपने हुकूमत की नीयत को सही जाना था, लेकिन बाद में फिर आपको अंदाजा हुआ कि नहीं, उनकी तो यही करने की नीयत थी। ऐसा ही हुआ? ये जब फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उससे चंद लम्हे पहले शायद ये बताया गया किसी की तरफ से कि नहीं जो ना हम किसी और के लिए वो करेंगे, वो समझ आ गई कि सारे की बाकी दोस्त वो करेंगे, तो फिर ये मतलब ये चंद लम्हे पहले जो ना ये बात पार्लियामेंट कमेटी का जो फॉर्मल इजलास जब शुरू होने से आप कह सकते हैं 2-4-5 मिनट पहले जो ना ये बात हुई थी, डिले हुआ था उस इजलास में, और उसमें 2-4-5 मिनट पहले शायद मुझे पता चल गया था कि क्या होना है। सही है। और अब ये सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि आप ये समझते हैं कि क्या आप ये समझते हैं या क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस से ज्यादा इख्तियारात इस वक्त आईनी बेंच के सबरा के पास आ गए हैं? आप इसको कह भी सकते हैं, आप इसको नहीं भी कह सकते हैं। चीफ जस्टिस बहरहाल चीफ जस्टिस रहेगा। ये एक मखसूस तर्ज के केसों में वो आ जाएंगे इख्तियारात, मगर इसके नतीजे में आप ये देखिए कि 25 अक्टूबर वाली जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, उसमें शायद 2 ग्रुप्स बन गए थे उसमें। अब शायद उससे ग्रुपिंग का जो ना जो मेरा तासुर है वो उससे भी ज़्यादा शायद चला जाए, उसमें ग्रुपिंग इससे भी ज़्यादा जो हो जाए, तो इसका जो है ना इसका तगमा जो है वो हुकूमत को दीजिए। सर, आप तो 2 से ज़्यादा भी ग्रुप बन सकते हैं, उसकी वजह है कि जजेस की तादाद भी तो बहुत बढ़ने वाली है। जब 34 तादाद हो जाएगी, हसन पाशा साहब, ये जो 34 तादाद है जजेस की, इसकी सुप्रीम कोर्ट में कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं कि इसकी तादाद बढ़ने की ज़रूरत तो थी कि चलें 23 हो जाए, 24 हो जाए, लेकिन 34 की तादाद को ले जाना, ये जो नई कानून साजी हुई है, आपके ख्याल में इतने ही जजेस की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से तो ऑलमोस्ट तमाम पार्टी का कंसेंसस था। इवन अपोजिशन पार्टी जिसके जनाब अली जफर साहब सेनेटर भी हैं, उन्होंने भी तकरीर के दौरान ये कहा नहीं, वैसे हामिद खान साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम तो एक भी बढ़ाना नहीं चाहते थे। नहीं, वो चले, मैं तो वो जो पार्लिमानी लीडर हैं अली जफर साहब, उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये कहा था कि 4 या 5 बढ़ा दें आप, ये उन्होंने ऑन फ्लोर पे ये कहा था। अब ये है कि हुकूमत भी 22 और 23 के उस चक्कर में थी, या एट द मोस्ट 25 तक, लेकिन हम खुद हैरान हुए जब 34 हो गए, तो ये हजम नहीं हो रही बात कि इतने किस तरह मैनेज हो सकेगा, कैसे, कितना गवर्नमेंट एक्सचेकर पे कितना, अभी आप 2 मिलियन तो तनख्वाह बता रहे हैं, तो बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो उससे अलग है, तो ये अपनी जगह पे एक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर आप पढ़े तो ये है अप टू 34, तो ये जरूरी नहीं है कि 34 के 34 ही रखने हैं। उसमें रिक्वायरमेंट जब सुप्रीम कोर्ट की समझेगी कि रिक्वायरमेंट है, मजीद जज रखने हैं, तो वो 2, 4, 5 और रख लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि 17 जजेस पहले और 17 उसके बिलमुकाबल खड़े कर, यानी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर फुल कोर्ट में हुकूमत को अक्सरियत चाहिए हो तो वो 34 पूरे भी कर सकती है। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, है ना। देखिए ना, असदुल्ला खान साहब, ना मैंने हुकूमत में जाना है ना आपने जाना है। सर, मैंने तो नहीं जाना, आपका कोई पता नहीं है। हम कैसे जा सकते हैं जी, हम तो किसी पार्टी में ही नहीं है। हाँ। और बहरहाल जो बात है 34 वाली बात, बहरहाल ये मैं समझता हूँ हजम नहीं हो रही, जो मेरी सोच है कि वो नहीं मुझे
समझ सर ऐसे नहीं तो आ रही। कमरा अदालत नंबर 1 में इतनी गुंजाइश भी नहीं है, अगर फुल कोर्ट बिठाना पड़ गया तो या तो जजेस आगे पीछे बैठेंगे या फिर कोई नया कमरा अदालत बनाना क्लासरूम पड़ेगा। लगेगा। हाँ? क्लासरूम बनेगा। क्लासरूम बनेगा। सही है। अच्छा, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो नई कानून साजी हुई है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से तो हम सुन रहे हैं कंसेंसस होगा जी, बातचीत होगी, मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा, आपको भी आईनी तरमीम के लिए मुशावरत में शामिल किया गया। हालांकि बिलावल साहब के बकौल वो आपको शामिल किए बगैर भी कर सकते थे, उनके पास नंबर पूरा था, लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं, मुशावरत होनी चाहिए। ये जो नई कानून साजी हुई, जजेस की तादाद, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम, सर्विसेज चीफ्स की मुलाजमत में तब्दीली, इसमें कोई मुशावरत आपके साथ नहीं हुई? बिल्कुल कतन हमें पता भी नहीं था और एजेंडे पे भी नहीं था। ये अचानक चीज़ें एजेंडे पे आई हैं। वो जिस तरह से बुंदे अंदाज में गवर्नमेंट बाकी काम करती है, उसी तरह से ये भी उसी अंदाज में किया गया। और उसको मैं कहता हूँ कि कुछ इदारों के लिए मेरा एहतराम है। ये जो तादाद है कामयाब होने पे जो है ना, सही है, मुबारकबाद पेश करते हैं। तादाद का भी एक चीज़ और ऐड कर दूं, तादाद के हवाले से जी। एक चीज़ ऐड कर दूं। ये इस पे जो है ना, वो दो या 3 बिल पहले आ चुके थे तादाद के हवाले से। जी। अच्छा, जो सेनेट वाला बिल था, हमने 1-2 दिन पहले लॉ एंड जस्टिस वाली कमेटी में, जिसको हेड करते हैं अपना हमारे चेयरमैन साहब, इनके वाइस चेयरमैन साहब फारूक नाइक, तो उन्होंने जो है ना वो उस कमेटी में वहाँ पे जो रिक्वेस्ट थी, अब्दुल कादिर का बिल था वो 21 के लिए, उसमें भी उन्होंने बढ़ा के उसको बिल जो है 21 का है और कमेटी में हमने उसको 21 को 25 कर दिया या 26 कर दिया या 24 कर दिया। 2 लोगों ने अपोज किया था, मैंने और हामिद खान साहब ने, बाकी लोगों ने सपोर्ट किया था। तो अब एक कमेटी से एक चीज़ फारिग हो गई है, उसके बावजूद वो पड़ा, वो स्क्रैप हो गया, और उसके बाद अचानक एक नया बिल आया और वो नया बिल जो ना कैरी हुआ दोनों हाउसेस से और ऐसे चला गया। हाँ, कमेटी में गए बगैर, और कमेटी की वो रिपोर्ट जो है ना, वो अपनी कमेटी की भी तौहीन की है इन्होंने। सही है। ये बड़ी हैरानकुन बात है फैसल साहब कि कमेटी के पास बिल जाता है और आमतौर पर यही होता है, और वहाँ से जो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद एक नया बिल उससे भी ज़्यादा तादाद के साथ आया और वो अप्रूव हो जाता है। तो ये 34 तादाद की ज़रूरत आप एक्सेप्ट हो गया जी। ये पाकिस्तान के लिए, अब कामरान साहब से मेरा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ है, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन 26वीं तरमीम का गुनाह बेलज़्ज़त करने की ज़रूरत क्या थी, खुद तो करते रहते। उसके नतीजे में अब जैसे कामरान साहब ने कहा, जो लोग अपने वादे का पास नहीं करते, जो अपने वर्ड्स का पास नहीं करते, ये जो बिल है, ये जहाँ से पहला मुसवदा आया था वहीं से आया होगा। गुलाम भागते फिर रहे थे मशलें लेके महल में, लगने वाली हो आग जैसे। तो बात यह है कि इनके पैर भी जलते हैं, इनके पार भी जलते हैं। तो इन्होंने वहाँ से हुक्म आया, ये कर दिया, ना किसी ने सोचा, ना किसी ने समझा, एक तलवारें लेके जो है पल पड़े। एक इलेक्ट्रल फ्रॉड जो है, ये बोगस असम्बली जो है, ये बोगस इलेक्शंस के नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाली असम्बली, और उस तरह ही फिर एक बोगस हुकूमत जो है, और बोगस अहदेदार हैं इनके। वो एक बोगस इलेक्शन का फ्रॉड जिसको काजी फायज़ ईसा ने और इलेक्शन कमिश्नर ने स्टार्ट किया PTI पे अटैक करके, उसको जो है एक कवर फ्राहम करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब हम जो है वो हम छोटे हैं, शायद हमारे में अभी है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये अगर मगर ये रखनी तो हमें तो नहीं आती है। बात ये बड़ी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल नहीं हो रही थी, किसी एक शैतानी दिमाग ने ये आईनी फितना क्रिएट किया और बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये आईनी फितना ले आए। ये जो अब जुडिशल कमीशन और ये अब आप जो आईनी बेंचेस और ये फलाना ढमका, इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत क्या थी? वो तो कामरान साहब ने बताया ना कि अगर ये ना होता तो फिर जो मुसवदा आना था वो बड़ा खतरनाक होता। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कामरान भाई, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आने देनी थी, जो भी क़यामत गुजर जाती वो भी। इस मुल्क पे तो मुश्किलें हम पे, अवाम पे वो पड़ी हैं कि सब आसान हो गई। दुरुस्त बात है कि इन्होंने अपनी विजडम में देखें ना, 2 ही रास्ते हो सकते हैं ना। एक है पॉलिटिकल एंगेजमेंट, जो कि JUI ने वो रास्ता अडॉप्ट किया और उसके नतीजे में कुछ रिजल्ट हासिल ज़रूर किए। ठीक है, मैं उनसे एग्री करूं या नहीं करूं, सही, वो पॉलिटिकली उनका अचीवमेंट है।
एक जो है वो एजुटेशन का या दूसरा रास्ता है। ठीक, वो रास्ता जो है वो दूसरी पार्टी ने सोचा किया भी, उसके रिजल्ट्स वहाँ वैसे आए या नहीं आए ये तारीख ठीक है बताएगी। लेकिन ये जो दो तरीक़ेकार हैं एंगेज होने के, बाज़ औक़ात पॉलिटिकल एंगेजमेंट से स्पेस मिलती है। पीटीआई को भी बिलवास्ता तौर पे जेयूआई ने इन्वॉल्व किया, सही है, तो पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने गेन की। मैं समझता हूँ कि जो पार्लिमानी कमेटी थी उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ पीटीआई के दोस्तों को जाना चाहिए था, ताकि जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी है, ठीक है, देखिए ये वोट किसी जज का नहीं है, ये उस असूल का वोट है जो कि हम 97 से अल-जहाद ट्रस्ट केस से सारे वकला जो हैं इस पे कायल हैं। ठीक है, और हम जो रेशा दवानियाँ हैं, जो साजिशें हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में, उस पर रुकावट 18वीं तरमीम में ये आइनी तौर पे पहले भी सीनियर मोस्ट लगते थे, लेकिन ये जो रेशा दवानियाँ थी ये रुकी थी। आज फिर इस जो 26वीं तरमीम में जो करके माजरत के साथ वो दोबारा रास्ता आप उसे गुनाह बेलज़्ज़त कह रहे हैं, मगर ये क्या गुनाह बेलज़्ज़त है नहीं। कामरान साहब का मैं इस पर टेक लेता हूँ, और एक छोटा सा ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब के मैं हसन रज़ा पाशा साहब की तरफ आने से पहले चाहूंगा कि मुख्तसरन बता दें, गुनाह बेलज़्ज़त जो कहा है चौधरी साहब ने, उसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो इनका गुनाह बेलज़्ज़त हो सकता है, मेरा लज़्ज़त के साथ मैं उसकी ठीक है सर, ठीक है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। वजह बताता हूँ कि मैं देखिए आप जेयूआई बन के सोचिए ना, जेयूआई ने अपनी 5 अमेंडमेंट्स कैरी करवाई अपने मंशूर के मुताबिक। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना वो मदरसों से मुतल्लिक भी है, मदरसों के मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन का मामला जो है ना बहुत अरसे से जो है ना वो लटका के रखा हुआ था और तंग करती थी हुकूमतें सारी, उसमें उसको हमने वो कैरी करवाया। वक्फ इमलाक का इस्लामाबाद में मसला था, वो हमने सारा कुछ करवा लिया। अब ये जितने मसाइल हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ कि बालज़्ज़त गुनाह, अगर इसको आप गुनाह कहते हैं ना, अब पूरी जो ना पूरी 26वीं अमेंडमेंट चैलेंज होगी, हमारे वाली अमेंडमेंट्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो ये बालज़्ज़त है। सही है, वो कहते हैं ना, हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, निगाह जहर पे रख खूबी बदन पे ना जा, तो ये भी जरूरी है। अच्छा, अब मैं ये एक टेढ़ी सी सिचुएशन हसन रज़ा पाशा साहब 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपियर हुई। उसमें यह हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हुई थी, उस पर 2 जजेस, यानी ये आईनी तरमीम, ये जो कानून साजी हुई है, इससे पहले तो जो प्रैक्टिशनर प्रोसीजर कमेटी थी उसमें जस्टिस मुनीब शामिल थे। तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने बैठकर ये फैसला कर दिया कि इनको फिक्स किया जाए। लेकिन उस मेजॉरिटी की राय के साथ जो प्रैक्टिशनर प्रोसीजर कमेटी जो उस दिन उस कानून के तहत लीगल थी, सर, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब आज उसकी हैसियत क्या है? फैसला पड़ा हुआ है अभी उस कमेटी का। असद साहब, एक तो आपसे और आपकी टीम से मुझे गिला है जी कि आज मैं अपने भाई कामरान मुर्तज़ा साहब की कोई एक बात भी नहीं सुन सका। आपका सिस्टम कोई खराब है और मुझे आपने महरूम रखा। चले, कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो आपका कोई सवाल है उस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर का वो फैसला है कमेटी का, 2 रुकनी कमेटी का जी, जिसमें ये कहा गया कि 4 तारीख को, हाँ जी, कि 4 तारीख को फुल बेंच बुलाई जाए और चीफ जस्टिस साहब बुलाए। हाँ। लेकिन 26वीं तरमीम शायद 21 को हो गई थी मंजूर, तो उसके बाद फिर वो बेंच सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही समाअत कर सकता था, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है, उसमें उसका जो इतलाक है वो जो नई कमेटी बनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसका इतलाक करार पाया है जब से 26वीं अमेंडमेंट मार्ज़ वजूद में आई है। ठीक। तो फिर उसकी 31 तारीख वाली कमेटी के फैसले की वो हैसियत नहीं रही
अगर वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये बात ना आई हुई होती फिर ज़रूर उस कमेटी की बात में वजन था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब 26वीं तरमीम आ गई तो उसके बाद फुल कोर्ट किस तरह बैठ सकती है मां सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुद उस पे इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से कर चुके हैं। सर, लेकिन उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी वजूद में नहीं आया था। मेरी अर्ज सुने, एक मिनट मुझे दें जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं मार्ज वजूद में आया था, लेकिन जब केसेस कुछ आईनी केसेस उनके रूबरू पेश हुए और वो बेंच को हेड कर रहे थे तो उन्होंने उनको सुनने से माजरत कर ली कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की डोमेन बनती है, उधर लगाएं। तो वो केस उन्होंने इम्प्लाइडली अपने ऊपर 26वीं तरमीम की जो थी उसको अपने ऊपर लागू कर लिया था। तो अब किस तरीके से ये मुमकिन हो पाएगा कि 2 रुकनी कमेटी 31 तारीख को बैठ के वो ये फैसला करे कि ये फुल कोर्ट में ये केस लगाया जाए? ये मुझे मेरे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं था, इसीलिए नहीं। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ क्या फैसला जो सब आप समझते हैं कि ये मुमकिन था? 2 जजेस ने बैठ कर ये फैसला किया और उस वक्त वो वही कमेटी थी, मतलब तीसरे चीफ जस्टिस पे थे, लेकिन कमेटी ने फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जो आने वाले दरखास्त है उसको सुना जाए, फुल कोर्ट बैठे। इसको इस तरह से लीजिए कि मैंने हुकूमत के खिलाफ एक केस फाइल करना है और हुकूमत ने जो है उस केस को सुनने का बेंच बनाना है, तो कितना इंसाफ होगा, कितना वो अगर होगा भी तो क्या उस पर ट्रांसपेरेंसी? अगर मेरा और आपका एक मुकदमा है, मेरा और आपका एक डिस्प्यूट है, तनाज़ा है, तो उसको कामरान मुर्तज़ा साहब सुने ये तो या पाशा साहब सुने बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो एक आज़ादाना फैसला देंगे। लेकिन अगर आपने चुनना हो दोनों में से कि मेरा केस कौन सुनेगा, तो फिर मैं तो उससे महरूम रह गया ना उस चीज़ से। तो पहली बात तो ये है कि ये जो अगर 26वीं आईनी तरमीम मार्ज वजूद में आ भी गई थी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी तो आईनी एक है ना 191 के तहत तब जब ये रूल्स बने थे तो वो उसके जो लॉ बना है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनको आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में किया। तो जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत मेजॉरिटी ने जजमेंट ने फैसला लेना है, ठीक है, फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें अमल दरामद नहीं हो सका या नहीं किया गया व्हाटसोएवर, वो एक फैसला तो मेजॉरिटी ने किया है। अब उसकी कानूनी हैसियत कौन देखेगा? और इस 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो बेंच देखेगा जो कि खुद को जज साहब ने खुद को चुना है अपने मकासद अपने वोट से, अपने वोट से जी। तो पता नहीं अब कामरान भाई का इसमें क्या है, इसमें कामरान साहब की क्या राय है? बताता चलूं कि कैसर अहमद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, विफाकी वजीर हैं, PMLN के साथ आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन पहले इस सवाल का जवाब अगर कामरान मुर्तज़ा साहब आप दे दें कि अब इसकी हैसियत क्या है, वो फैसला जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने करके छोड़ दिया हुआ है और उस पर अमल दरामद नहीं हो सका? इसके 2 जवाब किसी और एंगल से मैं आपको देता हूँ जी। एक तो ये जो बेंच बना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इस अमेंडमेंट का बेनिफिशियरी है। जो बेनिफिशियरी होगा तो क्या बेनिफिशियरी जो है वो अपने खिलाफ अपने बनने के खिलाफ जो है वो कोई पिटीशन कोई सवाल जो है उसको सुनेगा? ये पहला जवाब है इसका। दूसरा, 4थे शेड्यूल की एक एंट्री है 55, 4थे शेड्यूल की एंट्री 55, ठीक है जी। उसमें आप लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार कम नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट एज ए होल सुप्रीम कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो आप क्या उसके किसी जज के इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कम कर सकते हैं? ये एक और सवाल आएगा जो आगे आने वाले दिनों में बड़ा अहम हो जाएगा। और उसमें जब आप उनके इख्तियारात किसी मामले में कम नहीं कर सकते, बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या कॉन्स्टिट्यूशनल मामला सुनने के हवाले से ये इख्तियारात की कमी का जो है ना वो सामना शायद मेरा ख्याल है बाकी जजों को भी ना करना पड़े। और एक तीसरी बात भी कर दूं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ना, चलें हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसमें 2 राय अभी तक हैं कि जी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मगर उसके साथ साथ जो है ना वो ये आप विद इन सुप्रीम कोर्ट है, विद इन द सेम चीफ जस्टिस है, विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन है। और इस तरह के बेंचेस जो है ना
मैं आपको ये इतला दे रहा हूँ कि मतलब उनको अभी तक लिख नहीं रहे, मगर और बेंचेस भी बन गए हैं, जैसे सर्विस के हवाले से कि वो जो है ना फैसल चौधरी साहब फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो अच्छा इस मामले को अच्छा जानते हैं, तो वो इसमें तो वोट की ताकत पे उसमें उन्होंने इंटरनली भी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद बेंचेस की भी जो है ना वो बात सही है। मगर सर ये जो सवाल आपने उठा दिया, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये जो 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आई हैं, किसी ने सुननी तो हैं, लेकिन क्या वो आईनी बेंच अपने आईनी बेंच इसी तरमीम की वजह से वजूद में आया ना, अपने ही खिलाफ कैसे सुन सकता है? वो तो बेनिफिशरी है एक तरह से, और चीफ जस्टिस भी इसी इनको माइनस करके बाकी सुन लें, इनको माइनस करके बाकी सुन लें। यानी आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस भी उसमें ना हो और आईनी बेंच के लोग भी ना हो, तो 7 और 8 लोग निकाल दें और 17 में से, और बाकी जो और एक पैसे का महसूल है। चीफ जस्टिस बैठे हैं, चीफ जस्टिस भी, जो अब इसके बेनिफिशरी, हाँ चीफ जस्टिस भी तो सर इसी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं ना। वो बैठे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं वो स्टिल अवेलेबल हैं, वो बिकॉज ऑफ एंट्री 55 शेड्यूल 4 की। तो वो पावर्स अवेलेबल हैं, इनको अटेम्प्ट भी की थी उसको डिलीट करने की, गवर्नमेंट ने वो डिलीट नहीं कर पाई। तो ये जो बाकी रिमेनिंग लोग हैं, चूंकि उनका इख्तियार कम नहीं हुआ बावजूद इस अमेंडमेंट के, तो एक तरफ बेनिफिशरी हैं, तो बेनिफिशरी खुद तो नहीं सुन सकता, ये असूल है, और दूसरे जो है ना इसके मगर अब ये फैसला कौन करेगा कि माइनस करके बाकी बैठ जाएं? ये भी तो एक मसला है ना कि ये फैसला कौन करेगा कि इनको माइनस कर ये फुल कोर्ट बैठे, इंटरनली बैठ के इस मीटिंग पे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे रहमान शेख साहब, बहुत शुक्रिया। ये अभी जो हमने अभी तक गुफ्तगू की है उसमें फैसल चौधरी साहब का ख्याल ये है कि ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट को ज़ेरे तसल्लुत, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने फैसल साहब के, ज़ेरे तसल्लुत लाने के लिए किया जा रहा है। तो कैसर साहब, आप दिहाइयों से पार्लियामेंटेरियन हैं, वफाकी वजीर भी हैं, पहले भी आपकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रही हैं, आप कैसे देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकला है? यानी ये तो है बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के या पार्लियामेंट की बनाई गई कमेटी के कंट्रोल में तो आ गई है। असद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी इल्मी ला पे बात हो रही है, बड़े स्टालवर्ट बैठे हैं। और देखिए ना, मैं अभी आपके साथ शरीक हुआ हूँ, पूरी बहस में शामिल नहीं था, तो मैं तो कोई ऐसी ओपिनियन देने की पोजीशन में अपने आप को नहीं समझ रहा। इन इल्मी शख्सियत जो ला के स्टालवर्ट हैं उनके सामने, मैं तो इसीलिए आपके सामने मैंने तो सिर्फ इसीलिए आपके सामने ये चीज़ रखी है कि 34 जजेस की तादाद को मसलन 34 करना, आईनी बेंच बना देना, 5वें नंबर के 4थे नंबर के जज को उसका बनाना, सीनियरिटी के उसूल को करना, ये सब इसलिए किया जा रहा है। इल्ज़ाम ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट पर तसल्लुत कायम कर सके। ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं? जी मैं देखिए ना, ये तो आप इतना तो मानते हैं ना, ये मुझे बताइए कि इससे पहले जो वज़ीर आज़म आते रहे उनको कभी जुडिशरी की तरफ से हटा दिया गया, कभी जो है हमारे जो है ताकतवर हल्के यानी हमारे उनकी तरफ से हटा दिया गया। अब अगर ये भी पावर जो भी है वो तो एक अलग बहस है ना कि अगर हम अच्छा समझते हैं तो हमने अमेंडमेंट की ना, 2/3 मेजॉरिटी जो इलेक्टेड लोग हैं, अगर वो पावर भी उनके पास नहीं है कि कोई अमेंडमेंट करें, और वो भी कभी तो लायर्स ने फैसला कर देना है और कभी कर देना है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ असद कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी पावर क्या है? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई। इतनी बार मैंने बनाऊं, जब आप सारी चीज़ें आपने ही कंट्रोल सब ने करें, गलत या सही, तो फैसला मेजॉरिटी कर सकती है ना कि वो सब लॉ नोइंग सब काबिल लोग हैं ना, जी, जो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी फैसल साहब ने रुकमा दिया है। हाँ नहीं, वो तो मैं देना था ना, हमें तो वो कबूल ही नहीं करते ना। हाँ बस वो तो उनका वो तो जो रुकमा दे रहे हैं उसमें तो बहस हो ही रही है, थ्रू आउट हो रही है। वो एक बहस आपका जाती तौर पे बहुत एहतराम है, आप हमेशा अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं बात सीधी, लेकिन तो ये शायद उनमें से एक है। नहीं
मुझे ऐसा ही होगा, कोई ऐसा कोई डिस्कशन, वो तो अलग बात है ना कि किसको डिफेंड किया जा सकता है किसको नहीं। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कोई कानून, कोई चीज़ तो इलेक्टेड लोगों को, चलो जो जेन्युइन कभी इलेक्ट हों, आपके सामने किसी इलेक्शन को तो हमने माना नहीं। पाकिस्तान में कोई भी 70 के बाद इलेक्शन हुआ, आप बता दें किस इलेक्शन को हमने माना है? कभी एक पार्टी ने, कभी दूसरी पार्टी ने इतराज़ ही किया ना। तो फिर इलेक्टेड लोगों के पास क्या है? ये क्यों हम इतने सालों से मेहनत करते हैं, बंदे लाखों लोगों के बाद अप्रोच करते हैं, और फिर जब बन जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं हम बेहतर जानते हैं, और जानते होंगे, ज़्यादा आप हमसे काबिल होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इख्तियार दे दो ना पार्लियामेंट को भी। आखिर वो अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, और जो अमेंडमेंट करते हैं उस पर एतराज़ शुरू हो जाते हैं कि ये नुक्ता है, वो नुक्ता है। सब ने इज्तिमाई तौर पर किया, 2/3 सेपरेटली फैसल साहब के सामने रख देता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, वो ये बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं, आप अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये सब इलेक्टेड और सही फॉर्म के मुताबिक होते, तो आप इस कानून साजी को फैसल साहब फिर आप एक्सेप्ट कर लेते, आप कहते कि हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कानून साजी है, अगरचे इस पर एतराज़ात है, लेकिन मैं कोई इस पर मैं इसको तस्लीम करता हूँ। हकीकत ये है कि ये सिलेक्टेड हैं, और अगर ये इलेक्टेड होते तो ये इस किस्म की कानून साजी कभी भी नहीं करते। देखिए बहुत सीनियर लोग हैं पंजाब में और पाकिस्तान में, 3 हुकूमतें गुजार चुके हैं। आप इनको ये समझते हैं कि अगर ये डिपेंडेंस नहीं होती कुछ बैसाखियों के ऊपर, जिसके ऊपर ये पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स क्रिएट किया हुआ है, खड़ा हुआ है, एडिफिस जो है उसका, वो इनका एडिफिस। आप ये कह रहे हैं कि अपनी बका के लिए कानून साजी की? जी, इनकी बका जो है सिर्फ यस सर कहने में, ये नो सर कहने की पोजीशन में नहीं है। अगर नो सर, अगर ये उस पोजीशन में होते, अगर ये फॉर्म 47 से ना आए होते, ठीक है, तो फिर ये नो भी कह सकते क्योंकि अवाम इनके साथ होती। और मान लीजिए आपका मफरूज़ा है, बहुत मुश्किल बात है कि मैं इनको इस सारे, शेख साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इलेक्शन को किसने माना। इस इलेक्शन को तो ना पाकिस्तानी मीडिया ने, ना इंटरनेशनल मीडिया ने माना, ना किसी पार्टी ने माना, और ऊपर से जो गैर जानिबदार ऑब्जर्वर हैं उन्होंने वो सब कुछ निकाल के बता दिया कि कहाँ कहाँ पे पेंसिल फेरी गई है, और तो फिर इलेक्ट लोगों में कबूलियत होती, लोग इनके साथ खड़े होते। अब हालत यह है कि एक शेख साहब, क्योंकि मेरा ज़ाती एहतराम है इनके साथ, तो मैं वो इनको शामिल नहीं कर सकता, इनके वज़रा, इनके मेंबरान पब्लिक में जा नहीं सकते, ये पब्लिक में जाते हैं। अब देखिए हालत ये है इस हुकूमत की कि कल से धड़ाधड़, कल रात से सोए नहीं इनके वज़रा, वो ट्वीट्स डिलीट करते रहे हैं, पोस्टर डिलीट करते रहे, ट्रंप वाली। तो भाई कीतियां क्यों सन अगर तो इन्ना डर। चले उस पर मैं बात करता हूँ, जरा एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर शेख साहब से उस पर राय लूंगा। मगर कामरान साहब के सामने मैं एक अहम नुक्ता रखना चाहता हूँ कि आखिर ये कानून साजी जो हुई है अभी, जिसमें खुद कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, इसमें मतलब ऐसा लगता है कि पर्सन स्पेसिफिक, यानी जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने के लिए कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि इसलिए की गई। और अगर ऐसा किया गया है, मतलब आईनी बेंच के सबरा का जो दूसरी अदालत है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करने की मंतक क्या हो सकती है? कैसे शेख साहब की तरफ आने से पहले मैं कामरान साहब ये बता दीजिए, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई है अभी हालिया कानून साजी में। पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस का इख्तियार होगा कि वो तीसरा जज अपनी मर्जी का डाल सकें। अब जब काजी फैसल साहब ने तो इसका भरपूर इस्तेमाल किया और जस्टिस मुनीब को हटा के अमीनुद्दीन साहब को डाला, लेकिन नए चीफ जस्टिस आए, उन्होंने जस्टिस मुनीब को दोबारा शामिल कर लिया। अब इसको स्पेसिफिक कर दिया गया कि नहीं जी, आईनी बेंच का जो सबरा होगा वो इसका मेंबर होगा। आपके ख्याल में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है? गलत किया इन्होंने, पर्सन स्पेसिफिक हो रहा है। ये असूल ये है कि मामला फेयर होने नहीं चाहिए बल्कि फेयर नज़र भी आने चाहिए, मगर ये अनफेयर नज़र भी आ रहे हैं और अनफेयर हैं भी। आप नेशनल असम्बली में या सेनेट में उस मेजॉरिटी की बुनियाद पे जो कि आपको आज हासिल है, आप ऐसी कानून साजी कर रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है और जो कल किसी के भी गले पड़ सकती है। ये गलत है। इससे बेहतर ये था कि उस कानून को ही रिपील कर देते। वो चीफ जस्टिस का कभी इख्तियार होता था केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, तो इससे बेहतर यही है कि फिर आप उन्हीं के हवाले कर देते, ये उससे ज़्यादा आइडियल पोजीशन होती। वैसे भी सीनियरिटी का जो असूल है, इसको नज़रअंदाज करने के लिए आपके पास बड़ी स्ट्रांग रीजंस चाहिए। हम लोगों के लिए नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ को डालिए फ़लाँ को ना डालिए।
हम असूल की बात कर रहे हैं कि आपका मतलब पहला भी दुरुस्त नहीं, दूसरा भी दुरुस्त नहीं, तीसरा भी दुरुस्त नहीं, पता नहीं क्या रहे हैं खुदा के वास्ते। कल वक्त जो है ना, ये वक्त जो है ना, इसका मंजर जो है ना इसी तरह से बदल जाता है जैसे टीवी पे आप रिमोट पे बदल देते हैं। तो अभी आपका कोई चैनल देख रहा है, कोई दूसरा चैनल जो है ना अगले लम्हे में देख रहा होगा, तो ये ना हो कि ये चैनल बदली हो जाए और फिर उसके बाद आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़े। आज इसको बेहतर कानून साजी, फेयर कानून साजी करिए, मेजॉरिटी से इस चीज़ों को बिल्डोज ना करिए। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक और मौजू आज जो ज़ेर बहस रहा वो था जजेस की मरात और तनख्वाहों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिसके यानी जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं उसमें भारी ही इजाफा हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट जो है वो 68,000 रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशल अलाउंस 4,28,000 रुपये से बढ़ाकर 11,68,000 रुपये कर दिया गया है। हाई कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए किया गया है। हाई कोर्ट के जजेस का सुपीरियर जुडिशल अलाउंस 3,42,431 रुपये से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया है। और हाई कोर्ट जजेस के मरात अलाउंस में हालिया इजाफे से उनकी तनख्वाह 20 लाख रुपये तक पहुँच जाएगी। अब ये जो जजेस की तनख्वाहों में या मरात में इजाफा है, कई जगहों पे तो ज़रूरत महसूस भी होती है। मसलन 68,000 रुपये या 65,000 रुपये किराए पे घर, फ़ीस ज़माना तो इस्लामाबाद में जैसे हासिल करना तो नामुमकिन ही है, तकरीबन एक रहने के काबिल घर लाहौर में भी शायद कोई मुनासिब घर इतने में बिल्कुल नहीं मिलता होगा। तो ये तो दुरुस्त मालूम होता है। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मुसलसल कह रहे हैं कि फ़ोन आने वाला है ट्रंप का। अब क्यों आने वाला है, किसके लिए आने वाला है, ये वक्त बताएगा। बहरहाल तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।